बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में एक महिला ने बस कंडक्टर की पिटाई कर दी। महिला ने थप्पड़ और चप्पल से कंडक्टर को बुरी तरह पीटा। महिला जब पिटाई कर रही थी तो पुलिस भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बस का ज्यादा किराया मांगने पर महिला ने कंडक्टर की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ज्यादा किराया मांगने पर महिला ने किस तरह बस कंडक्टर को पीट डाला, ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, इतने गुस्से में क्यों आ गई महिला? अच्छा, देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सीतापुर से चली थी। इसके साथ में इसका पति और भाई था और टेढ़ी पुलिया करके एक इलाका है जहां पर ये उतरे थे। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जो किराया तय हुआ था, कंडक्टर वहां पर कुछ ज्यादा किराया मांगने लगा, जिसको लेकर पहले दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ है। और उसके बाद महिला गुस्से में आ गई और उसने पहले थप्पड़ों और फिर चप्पल से इस युवक की, जो बस कंडक्टर था उस प्राइवेट बस का, उसकी पिटाई कर दी। हालांकि उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात एक जरूर दिखाई देती है कि एक ट्रैफिक का सिपाही भी खड़ा है, एक होमगार्ड भी खड़ा हुआ है। किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की, उनके सामने ही बस कंडक्टर की पिटाई उस महिला ने कर दी। अजय, साफ तौर पे ये दिख रहा है कि किस तरीके से महिला ताबड़तोड़ पीटी जा रही है, मगर बाकी लोग काफी देर तक तमाशा ही देखते रहे। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज एसजीपीजीआई में पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हाल जानने फिर पहुंचे। सीएम एसजीपीजीआई में करीब 20 मिनट तक रुके और कल्याण सिंह की सेहत के बारे में डॉक्टर्स को अपडेट किया। साथ ही सीएम योगी ने डॉक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। बताया कि कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है और वो पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पीजीआई में हालचाल जानने के बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पीजीआई से निकल चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कल्याण सिंह को देखा और उनके इलाज से जुड़ी जो तमाम जानकारियां थी वो वहां पर पीजीआई के डॉक्टरों से ली और फिर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात करने के बाद पीजीआई से निकल रहे हैं। इस दौरान जो अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जो हालत है वो थोड़ी बिगड़ी है। जो उनके किडनी का इन्फेक्शन है, जो यूरिन का इन्फेक्शन है वो बढ़ा है और साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर है वो स्थिर होने का नाम नहीं ले रहा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले पीजीआई पहुंचे थे और यहाँ पर करीब 30 मिनट रहने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला फिर यहाँ से निकला है। कैमरामैन मनोज साई के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। हमारे सहयोगी ने पीजीआई के निदेशक कल्याण सिंह से के बारे में उनसे बात की, अपडेट लिया, ये भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ पीजीआई के डायरेक्टर आर के धीमान साहब मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। सर, इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कैसी हालत है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की जो हालत है काफ़ी नाजुक है इस समय और वेंटिलेटर पे तो हैं ही, जैसे आप जानते हैं, पिछले काफ़ी दिनों से। इसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है और डायलिसिस पे हैं, तो काफ़ी नाजुक स्थिति है। यूपी की महिलाओं बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ हो गया है। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी की मौजूदगी में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में पूरे देश में ऐसी कई योजनाएं शुरू हुई जिससे मातृशक्ति को बल मिला है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक बहनें इस प्रकार के महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ करके जीवन के अलग अलग फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया कि बाल विकास और पुष्टाहार का जितना भी पोषाहार गांव-गांव में जाता है, इसको हम महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ही वितरण करने का कार्य करेंगे और सफलतापूर्वक प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। सीतारमण ने कहा कि सीएम योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था में काफी सुधार किया है और यहां महिलाओं को
लिए सुरक्षित वातावरण मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अच्छा बनाने के लिए, महिला के लिए सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अच्छा बनाने के लिए, महिला के लिए सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए और पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करने में अपने कोई ना रखते हुए एकदम भ्रमर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूं। ऐसे एक ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर रहने में छोटे हो बड़े हो एक राज्य जल्द से जल्द प्रोग्रेसिव रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए मुझे कोई भी शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश आने वाले दिन में इतने स्पीड से आगे बढ़ेगी जिसमें महिला का रोल भी एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। लखनऊ के अलावा यूपी के अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाजियाबाद में सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान जिले में अच्छा काम करने वाली 75 महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। मिर्जापुर में राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां महिलाओं को मुख्यमंत्री का ऑनलाइन संवाद दिखाया गया। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली 75 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल भी मौजूद थे। अयोध्या में गांधी सभागार में सांसद लल्लू सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 85 मातृ शक्तियों का भी सम्मान किया गया। साथ ही 13 मुख्यमंत्री सुमंगल कन्या योजना और निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थियों को सर्टिफिकेट भी बांटे गए। मथुरा में किसान भवन में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद रहे। यहां महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम के बारे में जानकारी दी गई। वहीं बागपत में मिशन शक्ति के तहत अच्छा काम करने वाली 75 महिलाओं को डीएम ने सम्मानित किया। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। सफाई पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। साथ ही अखिलेश ने दावा किया कि एसपी की भी हर हाल में एसपी की ही सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार को हराने का मन बना लिया है। एसपी अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के मुताबिक काम कर रही है। एसपी की रणनीति बीजेपी को सत्ता से उतारने की है, जिसमें वो हर हाल में कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए रास्ता खोला है। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं उन सबको साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। एज ए पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनता इस बार सफाया करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पहली बात ये लिखी है, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज किसान ये जानना चाहते हैं किस फसल की आय दोगुनी हुई है। क्या धान खरीदा गया, क्या गेहूं की कीमत दुगनी हो गई, क्या और जो किसान पैदा कर रहा उसकी आय कितनी हो गई। और जब महंगाई बढ़ गई है तो फिर किसान की आय कितनी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। तो एक तरफ आपने अखिलेश यादव का दावा सुना, तो दूसरी ओर बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र ने भी दावा किया कि 2022 में बीएसपी ही सरकार बनाएगी। औरैया में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने संबोधित किया। सतीश मिश्रा ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश मिश्रा ने कहा कि 2022 में बीएसपी यूपी में अपने दम पर सरकार बनाएगी। साथ ही मिश्रा ने ये भी कहा कि बीएसपी राज में यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर थी। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का जो जुल्म जाति और ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज, दलित समाज के ऊपर चल रही है, इसका हम लोग पूरा इनका खुलासा करने जा रहे हैं। और जो ये धर्म के नाम पे झूठे प्रचार करके और राम के नाम पे और वाराणसी में भगवान शिव के नाम पे कर रहे हैं, उसका भी हम उनका खुलासा करने का काम कर रहे हैं। 22 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, अपने दम पे बनाने जा रहे हैं, अकेले बनाने जा रहे हैं, किसी के साथ मिल के नहीं लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं। जो यहाँ की जनता है उसके साथ मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और उसी को मिला करके लड़ने का काम कर रहे हैं।
और रूलिंग पार्टी बीजेपी तो पहले ही कह चुकी है कि 350 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। तो फिर किसके दावे में है कितना दम? आज रात 8 बजे इसी पर है महाबहस। जरूर जुड़िए मेरे साथ। और महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जिला अस्पताल में सांसद निधि से नवनिर्मित 250 केपीएम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोगों तक जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। आज हमारे सदर हॉस्पिटल में अब करीब 100-125 बेड ऑक्सीजन बेड युक्त हो गए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई समस्या आती है तो हमारा जिला उससे लड़ने में सक्षम होगा। और आज दिशा की जो बैठक है, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उस सारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा कि नहीं, नीचे तक पहुंच रहा कि नहीं, कहाँ क्या कमी है, उसके बारे में हमारे सारे जनप्रतिनिधि और मैं स्वयं इस बैठक को ले रहा हूँ। कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने आजम खां और उनके परिवार को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। सचिव सचिन चौधरी ने दावा किया है कि अगर तंजीन फातिमा कांग्रेस ज्वाइन करती हैं तो आजम खां 1 महीने के अंदर जेल से बाहर होंगे। आजम खां साहब कांग्रेस में होते तो वो आज जेल में नहीं होते। और मैं दोबारा बता देता हूं, आज उनकी बेगम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें, अगर 1 महीने के अंदर आजम खां साहब जेल से बाहर नहीं हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा साहब। और देवरिया, सिद्धार्थनगर, प्रयागराज में पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देवरिया में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी नजर आएगा। आज कुछ घंटों की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी आज सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। मंत्री ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों की उफान पर आने से बाढ़ के हालात हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गंगा और यमुना नदियाँ खतरे के निशान के 5 मीटर नीचे पहुंच गई हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों का पानी भी उतर गया है। लेकिन बाढ़ के साथ आई गंदगी के चलते यहां पर संक्रामक बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। सीएजी रिपोर्ट में मेरठ विकास प्राधिकरण को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामला समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान का है। 2015 में एसपी सरकार के दौरान मेरठ विकास प्राधिकरण ने नियमों की अनदेखी कर एमडीए के वाइस चेयरमैन के लिए एक आलीशान बंगले का निर्माण शुरू करवाया। उस वक्त राजेश कुमार यादव सीएजी के वाइस चेयरमैन थे। नियमों के मुताबिक एमडीए के चेयरमैन के लिए 2500 स्क्वायर फुट का बंगला बनवाया जाना था, लेकिन बंगले के लिए 30,000 स्क्वायर फीट जमीन की अनुमति दी गई। 5 करोड़ की कीमत से जमीन खरीदी गई और 3 करोड़ निर्माण पर खर्च कर दिया गया। इस 3 मंजिला इमारत में 25 कमरे और कई बड़े हॉल बनाए जाने थे। इसके अलावा 9,700 वर्ग फीट में मनोरंजन क्षेत्र बनाया जाना था, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, स्टीम बाथ समेत तमाम सुविधाएं दी जानी थी। लेकिन 2016 में बंगले का निर्माण रोक दिया गया। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि जनता के पैसे का भारी दुरुपयोग हुआ। सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद एसपी सरकार के दौरान प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी सख्ते में हैं। अब मेरठ विकास प्राधिकरण बंगले को बेचना चाहती है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। अगर ये बोर्ड बैठक में भी पास करके 3 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं तो वो भी एक अपराध है। जनता के पैसे को बहाया गया है। इसके लिए कैग की रिपोर्ट आना तो अपने आप में विषय है ही, जो सामने उजागर कर दी गई है, जिसके माध्यम से इसके अंदर विस्तृत जांच होने के बाद जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, मकान को बनाने में, सरकारी पैसे को खराब करने में, उन सब से इस धन की ब्याज सहित वसूली होनी चाहिए। अब इसे बीसी आवास के रूप में विकसित न करने का निर्णय ले लिया गया है और इसे नीलाम में लगाया जा रहा है। पिछली नीलामी जो हमने घोषित की थी उसमें भी हमने इसे नीलाम के लिए रखा था, जिसमें 12 करोड़ 81 लाख इसकी कीमत हमने तय की है। मेरठ के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा मेरठ विकास प्राधिकरण ने समाजवादी समय में इसी कोठी में झोंक दिया। वीसी एमडीए के लिए सपनों का महल बनाया जा रहा था। आप देख सकते हैं आज इस महल की दुर्दशा हो रही है।
झाड़ियां खड़ी हैं और ये महल 25 कमरों का बनाया जा रहा था, 3 मंजिला इमारत है और हर वो इसमें सुविधाएं दी जा रही थी जो किसी अरबपति के बंगले में होती है। कुछ ही पलों में यूपी की और भी दमदार खबरें।